डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी में भारतीय भवन का चैप्टर नंबर 4 जो कि है उत्सर्जन, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम साफ़ सुथरा नोट्स के साथ। देख सकते हैं आज पूरा मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा, उत्सर्जन को। ठीक है, देख सकते हैं। इससे पहले हमने सारे चैप्टर को करा रखा है, आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है उत्सर्जन। उत्सर्जन का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी बने हुए अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। चलिए समझते हैं। कहा गया है कि हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया का मतलब क्या हुआ कि शरीर के अंदर होने वाले जितने सारी क्रियाएं होते हैं, जैसे श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया, तो ये सारे क्रियाएं जो है उपापचयी क्रिया होता है। ठीक, तो उपापचयी क्रिया के बाद बने जो अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो भी बने हुए हानिकारक पदार्थ होता है, वो हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ये उत्सर्जन में भाग लेने वाले बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे कि यहाँ है, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को जो है उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, जैसे इस उत्सर्जी अंग के द्वारा जो बना हुआ उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाता है। जैसे शरीर में बने हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जी अंग बाहर निकालते हैं, उसी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अमोनिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मल हुआ, पसीना हुआ। तो ये जो है मानव शरीर के लिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। तो इस हानिकारक पदार्थ को जो है बाहर निकालने का काम उत्सर्जी अंग करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है मानव का उत्सर्जी पदार्थ कहला गया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, मल, पसीना, सभी का सभी। ठीक, इसी तरह से जो है पेड़ पौधे में भी होता है उत्सर्जी अंग। जैसे गोंद ले लीजिए तो बबूल में, रेजिन ले लीजिए तो चीड़ का पौधा में। तो ये जो है चीड़ का पौधा, ये एक ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना। फिर है लेटेक्स है, पीपल हो गया, बरगद हो गया, कनेल जिसको कंडेल कहते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन भी क्या होता है, पौधे के लिए हानिकारक चीज़ होता है। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। ऑक्सीजन जब बाहर निकालता है तो हम लोग जो है ऑक्सीजन को सांस लेने के काम में आते हैं। ठीक, तो पौधे का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, वो है गोंद हो गया, रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया। ठीक, ये ऑक्सीजन हो गया। तो ये सभी का सभी पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। अब देखिए, मानव का उत्सर्जी अंग हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मानव के बारे में ही खासकर पढ़ना है। तो मानव द्वारा जो उत्सर्जी अंग है, मतलब मानव का जो उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन है। पहला है फेफड़ा। फेफड़ा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फिर है त्वचा। त्वचा का काम है पसीना को निकालना। पसीना किसके द्वारा निकलता है, तो श्वेत ग्रंथि के द्वारा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर है यकृत। यकृत का काम है अमोनिया को लाना। जैसे प्रोटीन हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन को जो है तोड़ कर जो है अमोनिया में बदलता है। अमोनिया में बदलने के बाद जो है ये दूसरे ऑर्गन को दे देता है। दूसरे ऑर्गन बोले तो ब्रिक को। फिर ब्रिक जो है यूरिक अम्ल को यूरिया में बदल करके मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद हुआ बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम है मल, जो अपचित मल है, ठीक, अपचित खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, उसको जो है निकालना, तो वो मल कहलाता है। और फिर है एक और उत्सर्जी अंग जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है वृक्क या गुर्दा, जिसको हम किडनी बोलते हैं। तो ये जो है मूत्र के साथ यूरिक अम्ल को जो है बाहर निकालता है। अतः शरीर का ये सबसे प्रमुख जो है वो अंग होता है। कौन, वृक्क, गुर्दा या किडनी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें किडनी को अच्छा से पढ़ना है, वृक्क को। ठीक है, किडनी को। तो किडनी क्या है, तो हमारे वृक्क जो है हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो किडनी कहेंगे, मतलब वृक्क। ठीक है, और यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ये एक जोड़ी होता है हमारे शरीर में, जिसका जो है आकार सेम बीज की तरह होता है, मतलब सीम के बीज की तरह। यहाँ पर किडनी का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, सेम के बीच की तरह है। अब एक किडनी में जो है करीब 15 से
16 जो है वृक्क शंकु होते हैं। देखिए शंकु के आकार का है, ठीक है, शंकु के आकार का है, 15 से 16 होता है। ये हुआ आर के मतलब राइट किडनी, और ये हुआ एल के मतलब लेफ्ट किडनी, ठीक है। और इस वृक्क शंकु जो कि 15 से 16 होता है एक किडनी में, और इस वृक्क शंकु में बहुत सारे जो है क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन होते हैं। ये आगे चल के हम बताएंगे, फिलहाल हम किडनी को देख रहे हैं। अब समझते हैं कि जैसे ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी में यहाँ से ये क्या आया, तो अशुद्ध खून पहले यहाँ से आया इसमें, तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जलिका टाइप का, तो यहाँ से जो है शुद्ध खून बनाया और फिर शुद्ध खून पूरे शरीर में चला गया। जो अशुद्धि हुआ, अशुद्धि फिर ये पाइप के द्वारा यहाँ पर जो है ये मूत्राशय में आकर जमा हो गया। इसमें भी ठीक इसी तरह से क्रिया होता है कि जो अशुद्ध खून आया और वो अशुद्ध खून को छान करके शुद्ध खून जो है ये धमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया, और बाकी जो अशुद्धि छाना है ये पाइप के द्वारा यहाँ से फिर ये नीचे मूत्राशय में आकर जमा हो जाएगा। फिर अशुद्धि को जो है हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये है उसका संरचना चित्र। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ हमने पॉइंट को लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर है वृक्क शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर में एक जोड़ी मतलब 2 वृक्क होते हैं। वृक्क लाल भूरे रंग की होती है। इसका कलर कैसा होता है, तो लाल भूरे रंग की होती है। वृक्क का आकार सेम बीज की तरह होता है, मतलब सीम के बीज के तरह, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में करीब 15 से 16 वृक्क शंकु होती है। अभी हमने बताया कि ये जो वृक्क शंकु है ये वाला, जैसे ये एक किडनी है तो एक किडनी में 15 से 16 जो है वृक्क शंकु के तरह होते हैं, ठीक। तो 15 से 16 वृक्क शंकु होते हैं। वृक्क शंकु का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। तथा प्रत्येक वृक्क में करीब 10 लाख से जो है अधिक, लमसम 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है एक वृक्क में। तो एक वृक्क में ये 10 लाख, तो 2 वृक्क में 20 लाख। अब हमने क्या कहा कि ये जो वृक्क शंकु है, एक वृक्क शंकु में जो है, एक वृक्क शंकु में करीब टोटल ये किडनी में 10 लाख से ज़्यादा होते हैं नेफ्रॉन। और ये जो वृक्क शंकु है, वृक्क शंकु के अंदर ही नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन का काम होता है छानने का, अशुद्धि को छानने का, ठीक है। तो 10 लाख से अधिक एक वृक्क में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन को ही जो है वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब समझते हैं नेफ्रॉन क्या है। तो एक नेफ्रॉन का यहाँ पर चित्र बनाया गया है, देख सकते हैं एक नेफ्रॉन का यहाँ पर चित्र बनाया गया है। और इस नेफ्रॉन यही जो है करीब लाखों की संख्या में इसमें होता है, इसमें ठीक, एक में 10 लाख तो दोनों में करीब 20 लाख होता है इसकी संख्या टोटल। अब ये काम कैसे करता है तो समझिए, एक वृक्क में जो है लगभग कितना है, 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन पहले होता क्या है ये समझते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम नेफ्रॉन कहते हैं, और एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये होता है अपवाही धमनिका, ये मोटी वाली, और ये जो है पतली होती है अपवाही धमनिका। इससे जो है ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड, और फिर शुद्ध होकर के फिर ऐसे अपवाही धमनी से का से जो है वो चला जाता है। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, और ये हुआ वोमेन संपुट, इसके नीचे का पार्ट। फिर ऐसे होते हुए जो है यहाँ पर हेनले के जो चाप है यहाँ पर आता है, हेनले का चाप, यहाँ से फिर होते हुए अवरोही चाप के द्वारा जो है फिर आ जाता है यहाँ समान संग्राहक नली में, और फिर जो है यहाँ पर छन करके फिर ये मूत्राशय में जो है यहाँ पर मूत्र जमा हो जाता है, ठीक है। जो भी अपशिष्ट चीज़ है, अपशिष्ट चीज़ में खास करके अमोनिया, ठीक है। तो ये हुआ नेफ्रॉन, ठीक। आप इसे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब समझते हैं कि वृक्क का कार्य क्या होता है। वृक्क का कार्य, तो वृक्क का कार्य जो है वो वृक्क का कार्य उत्सर्जन करना होता है, मतलब वृक्क का काम होता है उत्सर्जन करना, छानने का काम, ठीक। और यह उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में पूरा होता है। कैसे, फर्स्ट जो गया वो ग्लोमेरुलस फिल्टर में गया, कहाँ गया तो फर्स्ट गया ग्लोमेरुलर फिल्टर में। ग्लोमेरुलर फिल्टर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टर एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अपवाही धमनिका का अधिक मोटा जो व्यास होता है अपवाही धमनिका से, तथा उसमें यूरिया, ग्लूकोज, जल, प्रोटीन आदि को जो है उच्च दाब पर छाना जाता है, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है कहते हैं,
ठीक, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है, ये इसका जो है व्यास अधिक होता है, मतलब ये ज़्यादा मोटी नली होती है। यहाँ से आया अशुद्ध खून, और इसमें जो भी है प्रोटीन और जो भी सारा चीज़ है अपशिष्ट, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, उसको छाना जाता है, फिर इधर से ये भेज दिया जाता है ब्लड को। ठीक, तो वो चीज़ कहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का काम ये होता है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब मोटी पाइप से ब्लड आना और फिर पतली पाइप में जाना ही, इसीलिए इसको जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा गया। फिर उसके बाद आ जाता है ट्यूबुलर जो है पुनर्अवशोषण में। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में आने के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद अब उपयोगी पदार्थ जैसे जैसे कुछ खनिज, लवण, ग्लूकोज वगैरह बच जाते हैं, तो वो उसको जो है सोख लेता है और दूषित पदार्थ को आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, आ जाता है थर्ड नंबर कहाँ पर, ट्यूबुलर स्रावन में। ट्यूबुलर स्रावन में आने के बाद जो है अब छने हुए जो हानिकारक पदार्थ, जैसे कि मूत्र, हानिकारक पदार्थ क्या हुआ, मूत्र हुआ, मूत्र को जो है मूत्र नालिका से होते हुए जो है मूत्राशय में जमा हो जाता है। तब अब यह समय समय पर जो है मूत्र मार्ग के छिद्र से मूत्र को त्याग दिया जाता है, यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारे जो प्रक्रिया थे ये क्या थे, तो वृक्क के कार्य थे। ठीक, ये क्या थे, वृक्क के कार्य थे। ये कार्य कहाँ पर हो रहा था, तो ये कार्य हो रहा था यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हो रहा था। और ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये किडनी में पाया जाता है। ठीक है, किडनी में, जैसे ये शंकु वृक्क है, ये शंकु वृक्क के अंदर पाया जाता है। कौन, ये नेफ्रॉन, क्योंकि लाखों के तादाद में पाए जाते हैं। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मूत्र की बनावट। मूत्र में कौन कौन सा अवयव होता है, कौन कौन सा घटक होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मूत्र की बनावट अवयव पूछ लिया जाता है। तो मूत्र की बनावट में देखिए, मूत्र में मुख्य रूप से जल, यूरिया तथा NaCl मतलब लवण जो है पाया जाता है। यदि एक आदमी एक दिन में 100 ग्राम प्रोटीन खाता है तो उसके मूत्र के घटक जो होंगे, जैसे जल जो होगा उनमें 96% होगा, यूरिया जो होगा वो 2% होगा, और लवण तथा अन्य पदार्थ जो होंगे वो 2% होंगे। ठीक है, और 100 ml रक्त में करीब 30 मिलीग्राम 30 mg यूरिया पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मूत्र का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण से होता है। अब समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति में किडनी फेल कर गया। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये किडनी है। ये अगर ये फेल कर गया, ठीक, तब जो है क्या करेंगे, तब कौन सा जो है मेडिकल प्रोसेस अपनाया जाएगा, तब जो है उसमें अपोहन, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक, हीमोडायलिसिस का प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो हीमोडायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि देखिए ये किडनी खराब होने का कारण क्या है, कभी कभी वृक्क विशेष कारण जैसे कि मधुमेह, जिसको मधुमेह ज़्यादा हो गया, डायबिटीज, या फिर चोट लगने पर, या फिर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण से जो है किडनी कार्य करना जो है बंद कर देता है। तब कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जिस मशीन के द्वारा रक्त को फिल्टर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, खून को साफ़ किया जाता है, उसे ही हम डायलिसिस कहते हैं। ठीक, डायलिसिस मशीन कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमो मतलब खून और डायलिसिस मतलब साफ़ करना, मतलब खून को साफ़ करने वाला मशीन कहते हैं। ठीक है, इस हीमोडायलिसिस मशीन को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको हम दिखाते हैं। देखिए, ये हीमोडायलिसिस हुआ। जिस भी व्यक्ति का मान लीजिए कि किडनी खराब हो गया, दोनों किडनी, एक किडनी अगर खराब होगा तो एक काम करेगा, और बाय द वे दोनों किडनी खत्म हो गया, खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस के द्वारा जो है उसके खून का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक, उसके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है। ठीक, वो भी क्या, तो ब्लड से। तो उस व्यक्ति का ब्लड देखिए क्या करेगा, एक जो है एक नस से जो है, ये नस से, मोटी वाली नस से ब्लड जो है इसको खींचा जाता है, और खींचने के बाद ये पूरे एक सेटअप मशीन का हीमोडायलिसिस मशीन है। यहाँ पर जो है ब्लड को जो है खींच करके ठंडा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद शुद्ध ब्लड होता है। उसके बाद 0 डिग्री यहाँ पर ठंडा होता है। उसके बाद फिर ब्लड को उचित ताप पर, क्योंकि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री पर शुद्ध करके फिर उचित ताप पर बना करके ब्लड को फिर उसके बॉडी में डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर। ठीक, तो ये एक पूरा सेटअप है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है हमने कि जो डायलाइजर है वो यूरिया
जल, लवण को जो है 0 डिग्री पर जो है छानता है। जो भी शरीर में अशुद्धि है, यूरिया वगैरह, लवण, जो भी सारा चीज़ है उसको 0 डिग्री पर जैसे शरीर से बाहर निकाला ब्लड को, और यहाँ पर 0 डिग्री के द्वारा जो है उसको फ़िल्टर करके फिर उचित ताप पर ब्लड को फिर शरीर में डाल दिया जाता है। फिर है देखिए डायलिसिस मशीन, कृत्रिम वृक्क है, आर्टिफिशियल जो है किडनी है, इसके तरह जो ये कार्य करता है। ठीक, तो ये था जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, और उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर था उत्सर्जन। आप इसे जो है नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं, और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।